हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक टिश्यू, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान या ओतकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, मैमन। तो सही आंसर होगा मेयर। मेयर ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब होता है? ओतकी व ऊतक विज्ञान, मतलब ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, चालनी नलिका, अधिचरण द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? फ्लोएम। तो बी आएगा इसके अंदर। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन तो करता है फ्लोएम, और पानी का संवहन और खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम और पानी का जाइलम। आगे देखते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो हमने आपको बताया जल के वहन के लिए, पानी के वहन के लिए जरूरी होता है जाइलम। जाइलम करता है जल का वहन और खनिज लवणों का वहन। आगे देखते हैं। निम्न में से सरल ऊतक के प्रकार है। ये वाला क्वेश्चन रीट में पूछा गया है। सरल ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे होंगे उपरोक्त सभी, सारे के सारे हैं सरल ऊतक। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको ये याद रखना है, तीनों के तीनों सरल ऊतक हैं। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कोर्टेक्स। तो सही आंसर होगा कैम्बियम। कैम्बियम जरूरी होता है द्वितीय वृद्धि के लिए, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। व्यापारिक कोर्क प्राप्त होती है किससे? प्राप्त होती है जाइलम से, फ्लोएम से, कोर्क कैम्बियम से, संवहन कैम्बियन से। तो सही आंसर आएगा कोर्क कैम्बियन से। सी आएगा कोर्क कैम्बियन, इससे प्राप्त होता है व्यापारिक कोर्क। आगे देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? देखते हैं। आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। तो सही आंसर आएगा आहार के, खाद्य पदार्थों के वहन के लिए होता है फ्लोएम, और पानी के वहन के लिए होता है जाइलम। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। शीर्ष विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। तो सही आंसर होगा लंबाई में वृद्धि के लिए जरूरी होता है शीर्ष विभज्योतक, और मोटाई के लिए होता है पार्श्व विभज्योतक। तो आपको ये भी याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आया हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वृक्ष की आयु का पता किससे लगाते हैं? उसकी ऊंचाई नापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की गिनकर, और वायु नापने का कोई तरीका नहीं है। आयु नापने का कोई तरीका नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? वार्षिक वलयों की गिनती करके। वार्षिक वलयों से पता लगाते हैं वृक्ष की आयु का। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है तथा वो धसे हुए होते हैं। तो किसके अंदर? समोद्भिद, लवणोद्भिद, जलोद्भिद, मरुदोद्भिद। तो मरुद्भिद पादपों के अंदर होती है रंध्रों की सबसे कम संख्या। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। कम, सबसे कम संख्या में होते हैं रंध्र, और धसे हुए होते हैं वो भी मरुद्भिद पादपों के अंदर। आगे देखते हैं। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न में से कारण क्या है इसका? किस कारण से झड़ती हैं? अपना जीवन काल पूर्ण होने के कारण, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, कोर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से, दैनिक काल छोटा हो जाने से। तो आंसर सी आएगा इसके अंदर। कोर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। विलामन की आवश्यकता होती है। विलामन की आवश्यकता किसके लिए होती है? पौधे में श्वसन के लिए, ऊतक की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आएगा नमी के अवशोषण के लिए होती है। सी आएगा इसके अंदर। नमी के अवशोषण के लिए होती है विलामन की आवश्यकता। आगे देखते हैं। पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है, ये मैंने आपको बताया। पार्श्व विभज्योतक मोटाई के लिए होता है, और शीर्ष शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो लंबाई के लिए होता है। तो आंसर आएगा इसके अंदर बी। मोटाई में वृद्धि के लिए जरूरी होता है पार्श्व विभज्योतक। आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं किसके अंदर? कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम ऊतक के अंदर या रक्षी ऊतक के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? पैरेन्काइमा ऊतक के अंदर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट।
आगे देखते हैं वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़े रखता है, क्या होते हैं? डेंड्रोइड्स, एक्सोन, कैंड्रा, एडिपोज। तो सही आंसर सी होगा इसके अंदर, कैंड्रा होगा जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है वो होता है लिगामेंट। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठतंतु, मृदूतक, ये किसके पार्ट हैं? 4 कोशिकाएं हैं ये। किसकी 4 कोशिकाएं हैं? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, वल्कुट। तो सही आंसर यहाँ पे आएगा जाइलम। जाइलम की हैं 4 कोशिकाएं, वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु इनको बोलते हैं मृदूतक। तो ये आपको याद रखनी है, चारों कोशिकाओं के नाम ये हैं जाइलम के। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो सही आंसर आएगा 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। आगे हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आएगा सरल ऊतक होता है 1 प्रकार की कोशिका होती है। आगे देखते हैं, नारियल के रेशे युक्त छिलके बने होते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके बने होते हैं? नारियल के छिलके स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए आएगा, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं नारियल के छिलके। वायु ऊतक पाया जाता है। वायु ऊतक किसके अंदर होता है? लिथोफास्ट के अंदर, हाइड्रोफास्ट के अंदर, जीरोफाइट्स और मीसोफाइट्स। तो किसके अंदर होता है? हाइड्रोफाइट्स के अंदर होता है वायु ऊतक। आगे देखते हैं, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। आर्किड के अंदर विलामेन ऊतक कहाँ पे होता है? परवरों में, मूल में, पत्ती में, पुष्प के अंदर। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा मूल। मूल के अंदर होता है विलामेन ऊतक आर्किड पौधे में। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? किसकी सक्रियता से बनती है? अंतःरंभीय एधा की, अंतःविष्ट एधा, बाह्यरंभीय एधा और प्राथमिक एधा। तो सही आंसर आएगा अंतःरंभीय एधा। अंतःरंभीय एधा की सक्रियता से बनते हैं वृद्धि वलय। आगे देखते हैं, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल के ऊपर तैरते हैं? जलोद्भिद किसकी वजह से तैरते हैं? वायुतक, मृदुतक, हरिऊतक और दृढ़ोतक। तो सही आंसर आएगा वायुतक। वायुतक की वजह से जो जलोद्भिद पादप रहते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं। आगे देखते हैं, जाइलम ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो मैंने आपको बताया 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो 1, 2, 3, 4 सही आंसर डी होगा, 4 कोशिकाओं से मिले होते हैं जाइलम ऊतक। आगे देखते हैं, कोर्स कोशिका होती है, कार्क जो कोशिका होती है मृत होती है, प्रकाश संश्लेषी, लंबी, गतिशील। तो सही आंसर आएगा मृत। मृत होती है कार्क कोशिकाएं। आगे देखते हैं, पादप में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती है कहाँ पे होती हैं? जड़, तना, फूल, पत्ती। तो सही आंसर आएगा पत्ती। पत्ती के अंदर होती हैं पादप की द्वार कोशिकाएं। आगे देखते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? श्वेत ग्रंथि, संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, बाल। तो सही आंसर आएगा वसा ऊतक। वसा के टूटने से हमें गर्मी प्राप्त होती है, जिससे शरीर का टेम्परेचर स्थिर बना रहता है। तो आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो आएगा बी। मैंने आपको बताया फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का और जाइलम से पानी का और खनिज लवणों का। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम से होता है खाद्य पदार्थों का, जाइलम से होता है पानी का और खनिज लवणों का। आगे देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? अंगतंत्र, ऊतक, कोशिकीय संरचना। तो सही आंसर सी होगा ऊतक। एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है उसको बोलते हैं ऊतक। आगे देखते हैं, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कोर्टेक्स। तो सही आंसर कैम्बियम। ये क्वेश्चन किया है हमने पहले, कैम्बियम होता है द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी। ऊंट की कुबड़ किस ऊतक की बनी होती है? किस ऊतक की बनी होती है? कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक, उपास्थि ऊतक, वसामय ऊतक। तो सही आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक, डी आएगा इसके अंदर। वसामय ऊतक से बनी होती है ऊंट की कुबड़। आगे देखते हैं, लिगामेंट एक संरचना होती है जो जोड़ती है, अस्थि से पेशी को जोड़ती है, अस्थि से अस्थि को जोड़ती है, अस्थि से तंत्रिका को जोड़ती है, पेशी से त्वचा को जोड़ती है। तो मैंने आपको बताया अस्थि से जो अस्थि को जोड़ती है वो होती है लिगामेंट। आगे देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की सुरक्षा का काम करते हैं? एपिथीलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो सही आंसर आएगा एपिथीलियम ऊतक।
ये चारों के चारों हैं जंतु ऊतक। 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं, एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी, तंत्रिकीय। तो सही आंसर होगा एपिथीलियम, जो सुरक्षा करता है शरीर की, जैसे कि होती है त्वचा जो हमारी होती है वो एपिथीलियम ऊतक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार होते हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पादप ऊतक। तो इसके अंदर आएगा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सरल ऊतक वाले प्रकार हमने पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जटिल स्थायी ऊतक होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। आगे देखते हैं, एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी ऊतक होते हैं जंतु ऊतक, पादप ऊतक, संयोजी ऊतक, उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया जंतु ऊतक, एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका, ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 3, 5। तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, मैंने आपको नाम भी बताए हैं। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जंतु के शरीर में, जंतु ऊतक। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं? एडिपोज ऊतक, अस्थि, रुधिर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। रुधिर, अस्थि और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं सारे के सारे संयोजी ऊतक हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण करता है? वह जल समन्वय का काम करता है। जल समन्वय का काम करता है और हार्मोन व ऊष्मा का परिसंचरण करता है। कौन करता है? रुधिर, पेशी ऊतक, संयोजी, तंत्रिका। तो सही आंसर होगा रुधिर। रुधिर का काम होता है जल संवहन का और ऊष्मा परिसंचरण और हार्मोन के परिसंचरण का। आगे देखते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल जो ग्लैंड होती है वो स्रावित करती है। क्या स्राव करती है वो? सेबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। तो सही आंसर होगा आंसू। आँख के अंदर होती है लैक्राइमल ग्लैंड जो स्रावित करती है आंसू को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊतक के अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं? स्क्लेन्काइमा, कोलेन्काइमा, उपकला ऊतक, पैरेन्काइमा। तो सही आंसर होगा स्क्लेन्काइमा होती हैं, उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो उनको मृत कोशिकाएं कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हमारे क्वेश्चन तो होते हैं ख़त्म। अब जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर ऊतक टॉपिक के अंदर, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इससे आता है। तो देखते हैं, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना व कार्य एक समान होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना समान है और उनका एक कार्य है, तो उसको बोलते हैं ऊतक। आगे देखते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, 2 टॉपिक हैं। पादप ऊतक, पौधे के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक 2 तरीके के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। मैंने आपको बताया 2 तरीके के, विभज्योतक, स्थायी। याद रखना है आपको, पादप ऊतक 2 तरीके के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक जिसको मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, मेरिस्टेमेटिक एक विभाज्य ऊतक है। विभज्योतक ऊतक वो होता है जिसके अंदर विभाजन होता रहता है। ये पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पे वृद्धि होती रहती है पौधे की। शीर्ष विभज्योतक, ये 2 तरीके के होते हैं विभज्योतक ऊतक, शीर्ष वाले और पार्श्व। शीर्ष वाला विभज्योतक है, उसकी वजह से तने एंड जड़ की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं, जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन बनेगा। जो शीर्ष विभज्योतक होता है लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और तने की परिधि और मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक की वजह से होती है। जो मोटाई होती है पेड़ की तने की परिधि, वो होती है पार्श्व विभज्योतक की वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है, पार्श्व विभज्योतक को ही कैम्बियम बोलते हैं। तो कैम्बियम भी ऑप्शन में आ सकता है आपके पेपर में, तो आपको ये भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। स्थायी ऊतक, तो 2 ऊतक थे, एक तो विभज्योतक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक विभज्योतक से ही बनते हैं, विभज्योतक जो ऊतक होता है उससे ही बनता है स्थायी ऊतक। तो उनके अंदर विभाजन होने की क्षमता जब वो खो देते हैं तो वो स्थायी ऊतक कहलाने लगते हैं। तो स्थायी ऊतक 2 तरीके के होते हैं, सरल और जटिल। सरल ऊतक और जटिल ऊतक होते हैं स्थायी ऊतक के 2 पार्ट। जो सरल ऊतक हैं वो हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। ये हर लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन। तो पैरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये 3 हैं सरल ऊतक, और जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों हैं जटिल ऊतक। तो इससे बार बार इससे क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, जटिल ऊतक कौन से हैं, स्थायी ऊतक कौन से हैं। तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से जटिल हैं और कौन कौन से स्थायी हैं। आगे देखते हैं, जाइलम एक संवहनीय ऊतक है जो पानी व खनिज लवणों का जड़ से अवशोषित करके पौधे के
शेष भागों में पहुंचाता है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बनेगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? पानी का और खनिज लवणों को जड़ से अवशोषित करके पौधे के पूरे भाग में पहुंचाता है। तो ये तो हो गया जाइलम। जाइलम के कितने 4 पार्ट होते हैं? वाहिकाएं, जाइलम तंतु एंड जाइलम मृदुतक। ऐसे ही फ्लोएम होता है। फ्लोएम का क्या कार्य है? पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो खाना होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसका संवहन करता है और पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो 4 पार्ट 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, सहन नलिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। तो ये हमारे पूरे होते हैं पादप ऊतक। विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक, विभज्योतक शीर्ष और पार्श्व होता है। स्थायी सरल जटिल होता है। जो सरल है वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल है जो जाइलम फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम के बारे में मैंने बताया, इसका कार्य क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में। एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका ऊतक। ये 4 तरीके के जंतु ऊतक होते हैं। मैंने आपको इस बारे में बताया। पेशीय जो जंतु ऊतक होते हैं, एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, 4 तरीके के होते हैं। याद रखना है इस बात को। आकृति व कार्य के आधार पर एपिथीलियम ऊतक शल्की, घनाभाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत होता है। तो एपिथीलियम जो ऊतक होता है उसके पार्ट होते हैं शल्की, घनाभाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ठीक है, और ग्रंथिल। आगे देखते हैं हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक। अब एपिथीलियम की हमने बात कर ली, संयोजी की बात करते हैं। संयोजी ऊतक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि और रक्त, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? संयोजी ऊतक के। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया, रक्त कौन सा ऊतक है? रक्त कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। कंडरा कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। अस्थि, स्नायु, ये सारे के सारे संयोजी ऊतक हैं। तो कोई सा भी एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं ये कौन से ऊतक का प्रकार है। पेशीय ऊतक 3 तरीके के होते हैं, रेखित, अरेखित व कार्डियक, जो हृदय के अंदर होती हैं जो पेशियाँ। रेखित, अरेखित और कार्डियक, ठीक है। अब पेशी के बारे में हमने बात कर ली। तंत्रिका के बारे में करते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदनाओं को प्राप्त करता है और उनको संचालित करता है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की मैंने आपको मेन लाइन बता दी है, इनसे ही क्वेश्चन आने वाला है। बार बार इनसे क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आएगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आज की हमारी क्लास होती है ख़त्म। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अब कंटिन्यू आपसे कल से वीडियो कंटिन्यू आने वाली हैं। रीड की हर एक टॉपिक की, सारे साइंस का पूरा टॉपिक में आपका रिवीजन और उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो अब ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।